नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है प्राइवेट कपड़े। दोस्तों, मैं 35 साल की एक खूबसूरत औरत हूँ। मेरा एक 15 साल का बेटा है। मेरे पति विदेश में काम करते थे, जिससे वह बहुत कम घर आ पाते थे। हम माँ बेटा ही घर में अकेले रहते थे। ससुराल में कोई नहीं था और मेरी शादी के 5 साल बाद ही मेरे माता पिता का आगे पीछे देहांत हो गया था। भाई बहन कोई नहीं था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती थी। मेरे पति देव भी पहले से ही अनाथ थे। एक रिश्ता कराने वाली महिला ने हमारा रिश्ता तय किया था। देव अकेले रहते थे और मैं उनके जीवन में एक नई शुरुआत की तरह आई थी। मैंने उनकी जिंदगी में आकर उनके जीवन में नए रंग भरे थे। साथ ही साथ उनके सुनना पड़े घर को भी बहारों से भर दिया था। पूरा घर मेरे आने से पहले कबाड़ खाना था। मेरे आते ही पूरा घर चमकने लगा था। देव मेरे दीवाने थे। वह बहुत खुश होते कि देविका, तुम एक बहुत ही अच्छी पत्नी हो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में मेरे लिए खुशियाँ लेकर आई हो। दोस्तों, यह खुशियाँ उस समय दुगनी हो गई जब मुझे माँ बनने की खुशखबरी मिली। माँ बनने की खबर सुनकर देव तो इतने खुश थे कि वह खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उनकी यह ख्वाहिश थी कि उन्हें बेटा चाहिए। मैंने कहा, बेटा क्यों, बेटी क्यों नहीं? बेटियां ज्यादा प्यारी होती हैं। कहने लगा कि कोई बात नहीं है, अगली बार बेटी लेकिन इस बार बेटा। दोस्तों, उसके बाद भगवान ने उनकी सुन ली और उन्हें एक बेटा दे दिया। लेकिन बेटी की ख्वाहिश कहीं दिल में ही दबी रह गई थी, क्योंकि उसके बाद में दोबारा माँ नहीं बन सकी। खैर, हमें कोई अफसोस नहीं था। अब राजू ही हमारे लिए सब कुछ था। मेरे पति के कुछ रिश्तेदार थे जो कभी कभी हमारे घर आते थे, लेकिन वे दूर रहते थे। पिछले 4 साल से मेरे पति दुबई में नौकरी कर रहे थे। वे साल में एक बार आते और हमारे साथ 1 महीना गुजारते, फिर वापस चले जाते। मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था, यह सोचकर कि अगर मैं अपने पति से दूर रहूंगी तो भी हमारे बेटे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। विदेश में नौकरी से वे अच्छी कमाई करने लगे थे, जिससे हमारा घर खर्च चलने लगा था। जब से मेरा बेटा 10 साल का हुआ, उसके व्यवहार में बदलाव आने लगे थे। पहले तो मैंने इसे बढ़ती उम्र का प्रभाव मानकर नजरअंदाज कर दिया। बढ़ती उम्र है, उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ बदलाव तो होंगे ही और इन्हें लेकर वह कुछ असामान्य भी होगा। लेकिन धीरे धीरे उसकी हरकतें मुझे परेशान करने लगी। 2-3 साल पहले वह मेरे ही कमरे में सोता था, लेकिन जब उसके व्यवहार में बदलाव देखा तो मैंने उसे प्यार से समझाकर अलग कमरे में सुलाना शुरू कर दिया। वह पहले तो बहुत रोया, पर धीरे धीरे उसने इसे मान लिया। पर उसकी आदतों में कोई सुधार नहीं आया। हाल के महीनों में घर में कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। मैं जब नहाने जाती तो मेरे कपड़े, खासकर मेरे इनरवियर, गायब हो जाते थे और फिर कुछ दिन बाद वही कपड़े वापस मिल जाते थे। घर में बस मैं और मेरा बेटा ही होते थे। कभी कभी मुझे लगता था कि जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं अपने बेटे की तरफ देखती, लेकिन वह नजरें चुरा लेता और अपनी पढ़ाई में लग जाता। इन घटनाओं ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं कई बार अपने पति से फोन पर बात करती, लेकिन उनसे यह सब कहने की हिम्मत नहीं होती। दोस्तों, फिर मैं अपने दिल को यह कहकर समझ लेती कि शायद यह मेरी गलतफहमी होगी। जो मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ नहीं होगा। अकेलेपन से रहते रहते मैं ऊब चुकी हूँ, इसलिए मेरा दिमाग बेकार के वहम पलने लगा है। और फिर सच में मुझे यह सब वहम लगने लगा था, पर कुछ तो गड़बड़ थी जो धीरे धीरे सामने आ रही थी। एक रात जब मैं और राजू साथ खाना खा रहे थे तो मैंने उसकी नजरों में एक अजीब सी बेचैनी देखी। मैंने पूछा, राजू क्या बात है? कुछ कहना चाहते हो? पर वह नजरें चुराकर चुप हो गया। मेरे दिल में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन उस समय मैं कुछ समझ नहीं पाई। मैंने कहा, राजू अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं पिछले कई महीनों से देख रही हूँ कि तुम कुछ ज्यादा ही बेचैन रहने लगे हो।
अगर स्कूल की, तुम्हारे दोस्तों की या फिर किसी भी बात की समस्या है तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ और अगर तुम मुझे अपने दिल की बात नहीं बताओगे तो फिर किसे बताओगे? मैंने प्यार से राजू से कहा। मेरी बात सुनकर राजू के चेहरे पर हल्की सी चमक आई। उसने मेरी तरफ देखा जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन कह नहीं पा रहा था। मैंने उसे फिर से हौसला दिया। हाँ राजू बोलो, मैं सुन रही हूँ। क्या कहना चाहते हो? राजू ने धीरे से कहा। हाँ मम्मी, मैं ये कहना चाह रहा था कि। राजू कहते कहते चुप हो गया। मैं उसके बोलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। बेवजह चम्मच अपनी प्लेट में घुमा रहा था। दोस्तों, उसके बाद मैंने कहा, राजू चुप क्यों हो? बताओ बेटा, क्या कहना चाहते हो? अगर कहोगे नहीं तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूंगी? काफी देर तक राजू खुद को कुछ खाने के लिए तैयार करता रहा। थोड़ी देर बाद बोला, मैं यह कह रहा था कि आप बहुत खूबसूरत हैं। मम्मी, आपका फिगर मुझे बहुत पसंद है। यह सुनते ही मेरे हाथ से चम्मच छूटकर नीचे गिर गई। दोस्तों, बेटे अपनी माँ की तारीफ करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं थी, पर जिस तरीके से राजू ने मेरी तारीफ की थी उससे मेरा दिल धक से रह गया। मैं चुप होकर उसे देखने लगी। शायद उसे भी एहसास हो गया था कि उसने कुछ गलत कह दिया है। वह जल्दी से बोला, मेरा मतलब था मम्मी, आप इस उम्र में भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। अपनी उम्र से 10 साल छोटी ही लगती है। मेरे सभी दोस्त भी आपकी तारीफ करते हैं। राजू तुरंत बहाने बनाने लगा, जैसे अपनी बात को छुपाना चाह रहा हो। मैं कुछ नहीं बोली, चुपचाप खाना खाने लगी। वह भी जल्दी से अपना खाना खत्म करके अपने कमरे में चला गया। उस रात राजू की बातों ने मेरे दिल में पलते शक को और गहरा कर दिया, जो मेरा दिमाग सोचने लगा था, कहीं वह सच तो नहीं। यह सोचकर मेरा दिल कांप उठा था कि नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, उसकी बहुत अच्छी परवरिश की है, लेकिन फिर भी यह बहुत नाजुक उम्र होती है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा भटक जाए। यह उम्र बेहद नाजुक होती है, लड़का हो या लड़की। अगर वह इस उम्र में रास्ता भटक जाए तो उसकी पूरी जिंदगी खराब हो सकती है और उसके साथ साथ वह अपने परिवार की जिंदगी भी मुश्किल में डाल सकता है। राजू की जिम्मेदारी मुझ पर थी, क्योंकि देव यहाँ नहीं थे। यह सच है कि जब बच्चों के सिर पर बाप का हाथ नहीं होता तो बच्चे और भी बेपरवाह हो जाते हैं। लेकिन मैंने राजू को हमेशा अच्छे संस्कार दिए थे। वह मुझसे डरता था, लेकिन मेरी इज्जत भी करता था और मेरी बातों को मानता था। मैंने तय किया कि मैं उसे अच्छे से समझाऊंगी। अभी यह शुरुआती मामला है, वह धीरे धीरे संभल जाएगा। दोस्तों, मैं अपने कमरे में बैठी थी, हाथ में कॉफी का कप लिए यही सोच रही थी। घड़ी में देखा तो रात के 12 बजने वाले थे। मैंने सोचा इस समय राजू को परेशान करना सही नहीं होगा। सोने का इरादा किया और सोने की तैयारी में लग गई। सबसे पहले नहाने के लिए मैं अपनी अलमारी खोलने लगी ताकि नाइट सूट निकाल सकूं। दोस्तों, आज मेरा मन देव से बात करने का था। मैंने सोचा सोने से पहले देव से थोड़ी देर बात करूंगी, जिससे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। देव की याद भी आज बहुत आ रही थी। देव के बिना मुझे अच्छा नहीं लगता था। जब देव से मैं अपनी बेचैनी और अपनी बेकरारी कहती तो देव मुझे समझाने लगता कि देविका बस 2 साल का इंतजार और कर लो, फिर उसके बाद हमारे पास कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएंगे और मैं वहीं कोई बिजनेस शुरू कर दूंगा। मैं हमेशा अजय की बात मानी थी, इसलिए मैं यहाँ पर भी अपने दिल के जज्बातों को अपने दिल में दबा लेती थी। मुझे देव के हालात का एहसास था, वह भी हम सबसे दूर वहाँ परदेश में धक्के खा रहे थे। अचानक मेरे मन में उनकी पसंदीदा लाल नेट वाली नाइटी पहनने का ख्याल आया, जो उन्हें बहुत पसंद थी। मैंने नाइटी ढूंढनी शुरू कर दी, पर वह कहीं नहीं मिल रही थी। मैंने पूरी अलमारी छान मारी, लेकिन वह नाइटी गायब थी। दोस्तों, मुझे अच्छी तरह याद था कि
कि मैंने उसे इसी अलमारी में रखा था, लेकिन अब वह वहाँ नहीं थी। ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई और जब नाइटी नहीं मिली तो हार मानकर मैंने दूसरी नाइटी पहन ली, लेकिन दिमाग में अब भी वही लाल नाइटी घूम रही थी। आखिर वह गई तो गई कहाँ? नहाने के बाद मैंने देव से थोड़ी देर बात की। उनसे बात करके मेरा मूड अच्छा हो गया था और फिर मैं सोने के लिए लेट गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो देखा कि मैं 1 घंटा लेट हो चुकी थी। हड़बड़ा कर उठी। राजू के स्कूल जाने का वक्त हो रहा था और वह अब तक नहीं उठा था। इससे पहले जब मैं कभी लेट हो जाती तो राजू मुझे उठा देता था। जल्दी जल्दी मैं उसके कमरे में गई। वह अब तक गहरी नींद में सो रहा था। मैंने उसकी चादर खींचकर कहा, राजू, स्कूल के लिए लेट हो रहे हो, जल्दी उठो। वह आंखें मलता हुआ उठ बैठा। मैंने उसे डांटते हुए कहा, टाइम वेस्ट मत करो, वैसे ही तुम उठने में लेट हो, जल्दी बाथरूम जाओ और फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ। राजू बाथरूम की तरफ चला गया और मैं उसके कपड़े निकालने के लिए उसकी अलमारी की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैंने अलमारी खोली मेरे होश उड़ गए। वहाँ ठीक सामने मेरी वही लाल नेट वाली नाइटी रखी हुई थी जिसे मैं रात भर ढूंढ रही थी। यह नाइटी राजू की अलमारी में कैसे आई? मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं वही सोचने लगी जिसे मैं सोचना नहीं चाहती थी। राजू अभी बच्चा था, उसकी उम्र ही क्या थी, अभी वह पूरी तरह से 15 साल का भी नहीं हुआ था। लेकिन ये सब क्या हो रहा था? मैं उस नाइटी को हाथ में लिए खड़ी सोच ही रही थी कि तभी राजू पीछे से आ गया। उसने कहा, मम्मी मेरे कपड़े निकाल दिए। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा। वह नाइटी अब भी मेरे हाथों में थी। मैंने उसे राजू के सामने कर दिया और पूछा, राजू, ये नाइटी तुम्हारे अलमारी में कैसे आई? मेरे सवाल से राजू का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। फिर वह लड़खड़ाती आवाज में बोला, मम्मी, मैं आपको बताने ही वाला था। उस दिन जब आपने धुले हुए कपड़े मेरे कमरे में रखे गए थे तो आपने कहा था कि इन्हें तह करके अलमारी में रख लो। उनमें यह नाइटी भी थी। मैं आपको बताने वाला था पर फिर भूल गया और इसे अपने ही अलमारी में रख लिया। दोस्तों, उसकी बात सुनते ही साफ लगा कि वह झूठ बोल रहा था। उसकी घबराहट, उसके चेहरे का रंग, सब कुछ मुझे बता रहा था कि फिर मैं बिना कुछ कहे नाइटी लेकर अपने कमरे में चली आई। मेरा दिमाग उलझन में था कि यह सब क्या हो रहा था। जैसे तैसे मैंने नाश्ता बनाया और राजू को दिया, फिर उसका लंच तैयार करके उसे स्कूल भेज दिया। लेकिन अब मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। फिर अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं राजू के टीचर से बात करूं। स्कूल में वह कैसा रहता है, उसकी फ्रेंड सर्कल में कौन कौन है। इससे मुझे कुछ अंदाजा हो सकता था कि आखिर राजू के दिमाग में चल क्या रहा है। मैं उसके दोस्तों से भी बात करने का सोचने लगी और उनके बारे में खोजबीन करने का अब मैं पक्का इरादा कर लिया था। यही सोचकर जल्दी जल्दी घर के काम निपटाए और राजू के स्कूल के लिए निकल पड़ी। मैं खास तौर पर राजू के क्लास टीचर से मिलने गई। जब उनसे मिली तो मैंने कहा, देखिए, मुझे राजू को लेकर आपसे कुछ बात करनी है। आजकल वह पढ़ाई से ध्यान हटा रहा है और मैं जानना चाहती हूँ कि उसकी फ्रेंड सर्कल में कौन कौन है, किसके साथ उसकी दोस्ती ज्यादा है। टीचर ने जो जवाब दिया उससे मैं संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने कहा, राजू तो बहुत शांत स्वभाव का बच्चा है, वह किसी से खास दोस्ती नहीं रखता और पिछले 2 साल से वह हमेशा अकेला ही रहता है। हालांकि इससे पहले वह हंसमुख था, सभी से दोस्ती करता था। दोस्तों, फिर मैं चुपचाप घर लौट आई। मेरे मन में एक ही बात थी, मैं राजू को रंगे हाथों पकड़ूंगी। जब भी वह कुछ गलत करेगा मैं उसकी हरकतों पर नजर रखूंगी। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि राजू मुझे छुपकर देखा करता था। कभी मेरे कमरे में आता और मेरी अलमारी खोलकर खड़ा रहता। जब मैं पीछे से आवाज लगाती
तो वह घबराकर बहाना बना देता कि मैं कुछ ढूंढ रहा था। मैंने उसका मोबाइल भी चेक करना शुरू कर दिया। उसकी मोबाइल सेटिंग मैंने खुद अपने हाथों से सेट की थी ताकि कोई गलत चीज उस तक न पहुंचे। लेकिन फिर भी मैं उसकी YouTube और Google हिस्ट्री चेक करती रहती। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुझे कुछ गलत होने का इशारा देता। एक दिन जब मैं नहाकर निकली तो कपड़े लॉन्ड्री बास्केट में डालकर मैं पर्दे के पीछे जाकर खड़ी हो गई और छिपकर देखने लगी। मैं देखना चाहती थी कि आखिर मेरे कपड़े गायब कैसे हो जाते हैं। कुछ ही देर में मेरी आंखों के सामने ऐसा नजारा आया जिसने मेरे होश उड़ा दिए। दोस्तों, राजू अपने कमरे से निकला, इधर उधर देखा और फिर लॉन्ड्री बास्केट का ढक्कन खोलकर मेरे इनरवियर उठा लिए। वह तुरंत अपने कमरे में चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मेरा दिल धक से रह गया था जो कुछ मेरी आंखों ने देखा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मेरा शक मेरा वहम नहीं था, बल्कि मेरा शक अब यकीन में बदलने लगा था। जो कुछ हो रहा था बहुत गलत हो रहा था। मैं टूटे कदमों से अपने कमरे में जाकर बैठ गई। शायद राजू गलत राह पर चल पड़ा था। इतनी कम उम्र में उसके दिमाग में ऐसी बातें आने लगी थी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और फिर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे लगने लगा कि मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। अब मैं देव को क्या जवाब दूंगी? मुझे राजू पर बहुत गुस्सा रहा था। वह यह घटिया हरकतें कैसे कर सकता था? अगर आज मैंने राजू को सबक नहीं सिखाया तो फिर आगे जाकर उसकी जिंदगी बर्बाद होनी थी। उसके साथ साथ वह मेरी और देव की जिंदगी भी बर्बाद कर देता। फिर कुछ सोचकर मैं राजू के कमरे की तरफ बढ़ी। उसका कमरा बंद था। मैं दरवाजा जोर से खटखटाने ही वाली थी कि अचानक एक ख्याल आया। मैंने खिड़की से अंदर झांका और जो देखा उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। मेरा दिल धक से रह गया था। यह सब कुछ तो मैंने पहले कभी सोचा ही नहीं था कि राजू यह सब कुछ भी कर सकता है। मेरा दिमाग इतना लंबा नहीं चला था, लेकिन आज जब अपनी आंखों से सच्चाई देखी तो मेरा दिल बैठ गया। वह यह क्या कर रहा था? मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। मैं आगे और कुछ देखना नहीं चाहती थी। मेरे कदमों ने जैसे मेरा बोझ उठाने से इनकार कर दिया। राजू मेरे कपड़ों के साथ कोई गलत हरकत नहीं कर रहा था, बल्कि वह मेरे कपड़े पहनकर आईने के सामने खड़ा था और खुद को लड़कियों की तरह निहार रहा था। कभी वह लड़कियों की तरह चलने लगता, कभी शर्माता। यह कब और कैसे हुआ मुझे नहीं पता। मेरा बेटा तो एक सामान्य लड़का ही था, फिर उसके अंदर यह बदलाव क्यों आ गए? मेरा दिल चीख चीख कर रोने का कर रहा था। मुझे पिछली सारी बातें याद आने लगी कि माँ आपका फिगर बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, अब समझ में आया कि उसने यह बात गलत इरादे से नहीं कही थी, बल्कि उसे लड़कियों का फिगर पसंद था। वह खुद भी ऐसा बनना चाहता था, इसलिए उसने मेरी तारीफ की थी। मेरी अलमारी से कपड़ों का गायब होना भी अब साफ हो गया था। राजू मेरे कपड़े चुराकर उन्हें पहनता और खुद को खुश महसूस करता था। पिछले 2 सालों से उसमें ये बदलाव आने शुरू हुए थे, जब से उसके हार्मोन बदलने लगे थे। मैं थके कदमों से अपने कमरे में बैठ गई और न जाने कितनी देर तक रोती रही। राजू मेरा सब कुछ था और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। एक पल के लिए गुस्सा भी आया। राजू के कमरे में जाऊं और उसे 2 थप्पड़ मारूं। मैं उसे इस राह पर और आगे नहीं बढ़ने दूंगी। अभी वह बच्चा है, अगर अभी से उसकी ये आदतें छुड़वा दूंगी तो धीरे धीरे सब नॉर्मल हो सकता है। यही सोचकर मैं बिस्तर पर लेट गई। पूरी रात मेरी कांटों पर कटी थी। देव का सोचकर मेरा दिल फटा जा रहा था। देव को जब यह सच्चाई पता चलेगी तो उनका क्या हाल होगा। सुबह नाश्ते की टेबल पर राजू एकदम सामान्य बैठा था।
मैंने उसके सामने टोस्ट और चाय रखी और वह चुपचाप नाश्ता करने लगा। मैंने गंभीर स्वर में कहा, राजू, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हर सवाल का सही जवाब देना। झूठ मत बोलना। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखती हूँ। मेरी बात सुनकर राजू के चेहरे का रंग अचानक उड़ गया। उसके हाथ में पकड़ा टोस्ट प्लेट में गिर गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। मैंने उसे शांत करते हुए कहा, देखो, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सही बात मान लोगे तो मुझे शक्ति नहीं दिखानी पड़ेगी, लेकिन अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हारे साथ शक्ति करूंगी, समझे? मैंने सीधे राजू की आंखों में देखा और कहा कि आजकल तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे सब पता है, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। मेरे इतना कहते ही राजू फूट फूट कर रो पड़ा, जैसे वह अब खुद से ही हार गया हो। वह काफी देर तक रोता रहा। जब उसका दिल हल्का हुआ तो उसने आंसू पोंछते हुए कहा, मम्मी, मुझे बचपन से ही लड़कियों की चीजों से खेलने का मन करता था, उनके कपड़े पहनने का मन करता, उनके जैसा मेकअप करने का मन करता, पर मैं हमेशा डरता था कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैं लड़कियों की चीजों से दूर रहता। लेकिन अंदर ही अंदर मेरी लालसा बढ़ती गई। वह रुक रुक कर बोल रहा था, उसकी हर बात मेरे दिल को चीर रही थी, लेकिन मैं चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। जब मेरे दोस्त लड़कियों से दोस्ती करने लगे तो मैंने भी कोशिश की, लेकिन मुझे इसमें कोई खुशी नहीं मिली। मुझे लड़कियों की तरह महसूस करने में ही सुकून मिलता था। मुझे लड़कों के साथ दोस्ती करने में ही खुशी मिलती थी। धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं लड़का होकर भी लड़कियों जैसा महसूस करता हूँ। जब मैं अकेले में आपके कपड़े पहनता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। जब आपको देखता हूँ तो मेरे मन में भी यह ख्वाहिश जागती है कि काश मैं भी आपके जैसा दिखता। दोस्तों, राजू की बातें मेरे दिल पर भारी पड़ रही थी। मैंने सोचा था कि मैं उसे डांटूंगी, उसे सही रास्ते पर लाने के लिए शक्ति दिखाऊंगी, लेकिन उसकी सच्चाई सुनकर मेरा सारा गुस्सा, मेरे सारे इरादे ढह गए। मैंने उसकी आंखों में झांककर देखा, वह पूरी तरह से टूटा हुआ था। मैं खुद को संभाल नहीं पाई और चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। राजू पीछे से मुझसे मम्मी मम्मी कहकर पुकारता रहा, लेकिन मैंने उसकी आवाज अनसुनी कर दी। 2 दिन तक मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। मेरी दुनिया जैसे बिखर चुकी थी। मेरा बेटा राजू, वह अब मुझे नहीं लगता कि वह वही था जिसे मैंने 15 सालों से पाला था। मैं माँ होकर भी उसे पहचान नहीं पाई। मुझे ज्यादा दुख इस बात का नहीं था कि राजू के अंदर गलत ख्याहिशें जागने लगी थी, उसके व्यवहार बदलने लगे थे, बल्कि मुझे दुख इस बात का था कि मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। राजू अपने भीतर इतने सारे गम समेट रहा था और इतने सालों से अंदर ही अंदर घुटता रहा और मुझे कभी उसका दर्द महसूस नहीं हुआ। मैं कैसी माँ हूँ जो अपने बच्चों के दुख को महसूस ना कर सकी। 2 दिन तक मैं रोती रही, तड़पती रही, खुद को कोसती रही, लेकिन तीसरी सुबह मैं एक नए इरादे के साथ उठी। मैंने ठान लिया था कि अब मुझे क्या करना है। जब मैं पूरे 2 दिन बाद अपने कमरे से बाहर निकली, राजू की आंखों में मुझे देखते ही एक अलग सी चमक आ गई थी। उसके चेहरे पर राहत और खुशी साफ झलक रही थी, जैसे वह मेरे इंतजार में था। अगले ही पल राजू मुझसे नजरें चुराने लगा। मैंने उसे इशारे से बुलाया और वह चुपचाप मेरे पास सोफे पर बैठ गया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं एक अच्छी माँ साबित नहीं हो पाई। तुम्हारी भावनाओं को समझने में मुझसे बड़ी चूक हुई। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
यह सब भगवान ने तुम्हें दिया है, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी है। अब से तुम खुलकर सांस लोगे और अपनी मर्जी की जिंदगी जियोगे। जिंदगी बहुत बड़ी होती है बेटा, इसे घुट घुट कर नहीं बिताया जा सकता। यह कोई 1-2 साल का सवाल नहीं है, पूरी जिंदगी का सवाल है। दोस्तों, मेरी बातों ने जैसे राजू के दिल का बोझ हल्का कर दिया। वह मेरी गोद में सर रखकर लेट गया। मैं धीरे धीरे उसके बालों को सहलाती रही। मेरी आंखों से 2 आंसू टूटकर मेरे गालों पर फिसल कर आए थे, जिन्हें मैं जल्दी से साफ कर लिया था। और फिर मैंने तुरंत देव को फोन किया और उनसे कहा कि मुझे इस महीने कुछ ज्यादा पैसों की जरूरत है, तुम भेज दोगे? उन्होंने पूछा कितने और क्यों? मैंने कहा जब आओगे तो सब बताऊंगी। और उन्होंने बिना सवाल किए पैसे भेज दिए। मैंने उसी दिन इंटरनेट पर एक अच्छे डॉक्टर का पता लगाया और राजू को लेकर वहां पहुंच गई। डॉक्टर ने राजू की स्थिति को समझा और मुझे विश्वास दिलाया कि आपका बच्चा अब खुलकर अपनी जिंदगी जी सकेगा, अपने मनचाहे शरीर में। आपको डरने या परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि आप अपने बच्चे का साथ दे रही हैं। वरना आजकल ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस कंडीशन में घुट घुट कर जिंदगी बिता रहे हैं। यह कोई गलत बात नहीं है, यह तो सब नेचुरली होता है। इंसान का इसमें बस नहीं होता। बहुत कम लोग समाज से लड़कर, माँ बाप से लड़कर और खुद से लड़कर यहाँ इलाज के लिए आते हैं और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं। इलाज लंबा था, खर्च भी बहुत हो रहा था, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। मेरी खुशी इसी में थी कि अब राजू अपनी मर्जी से जी सकेगा। समय बीतने के साथ राजू पूरी तरह से एक लड़की में बदल चुका था। अब उसकी उम्र 16 साल थी और वह इतनी प्यारी और खूबसूरत लग रही थी कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने प्यार से उसका नाम राधिका रखा। उसके माथे पर चूमते हुए मैंने उसे आशीर्वाद दिया और उसने मेरी आंखों में आंसू भर दिए। बोला, मम्मी, अगर आप ना होती तो मैं घुट घुट कर ही मर जाता। असल मुश्किल तब आई जब देव, जो पिछले 2 साल से घर नहीं आए थे, अब आने वाले थे। राधिका थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन मैंने उसे समझाया कि कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगी। दोस्तों, जब देव घर आए तो उन्होंने राजू को हर जगह ढूंढा। मैंने राधिका को आवाज दी और वह सामने आकर बैठ गई। देव ने उसे देखा, फिर हैरान होकर मुझे देखने लगे। बोले, यह कौन है? उन्होंने कुछ हैरानगी से पूछा, क्योंकि राधिका की शक्ल अभी कुछ कुछ राजू से मिलती थी। मैंने कहा, यह हमारी बेटी राधिका है। मेरी बात सुनते ही देव ने विश्वास से मुझे देखा, जैसे उन्हें मेरे दिमागी हालत पर शक हो। मैं राधिका को इशारे से उसके कमरे में भेज दिया और फिर उसके बाद मैंने देव को धीरे धीरे पूरी कहानी सुनाई। पहले तो देव बहुत गुस्सा हो गए। तुम पागल हो गई हो क्या? लोग हमारा मजाक बनाएंगे। तुम्हें इसे रोकना चाहिए था, डांटना चाहिए था। अगर तुम्हारे गुस्से से बात ना बनती तो मुझे फोन करती, मैं आकर इसे 1 मिनट में सीधा कर देता। यह तुमने क्या कर दिया देविका? तुमने मुझे सब लोगों के सामने शर्मिंदा करके रख दिया है। मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? देव ने अपना सर अपने हाथों में पकड़ लिया था। मुझे पता था कि देव का यही रिएक्शन होगा। मैंने शांत लहजे में कहा, देव, क्या तुम्हें लोगों की परवाह है या अपनी औलाद की खुशी की? सोचो देव, मैं राजू पर शक्ति करती, तुम्हें फोन करती और तुम आते और तुम भी उसे डांटते, मारते, पीटते और हो सकता है वो मजबूर होकर खुद से कॉम्प्रोमाइज कर लेता। लेकिन वह अंदर ही अंदर घुटता रहता, जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाता। माँ बाप हमेशा औलाद के साथ नहीं रहते। हमारे जाने के बाद हमारा राजू अकेला रह जाता। दोस्तों, हमें अपने बच्चों की खुशी को देखना चाहिए, न कि जमाने की बातों के बारे में। महसूस करके देखो, देव, मैं भी तुम्हारी तरह टूट कर बिखर गई थी जब मुझे यह सच्चाई पता चली थी। लेकिन मैं खुद को हालात के लिए तैयार किया था।
और आज मैं बहुत खुश हूँ, संतुष्ट भी हूँ कि मैं अपने बच्चे को एक नई जिंदगी दी है, उसे खुलकर सांस लेने की आजादी दी है। तुम भी हालत से समझौता करो, तुम्हें भी खुशी मिलेगी धीरे धीरे। दोस्तों, मेरी बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ वक्त बाद देव ने राधिका को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया। हमने अपना पुराना मकान बेचकर दूसरे शहर में एक नया मकान खरीद लिया था। देव ने अपना नया बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे देव का बिजनेस चमकने लगा और वक्त के साथ बाप बेटी का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। अब 7 साल बीत चुके हैं। आरती 7 की हो चुकी है। डॉक्टर ने कहा कि वह शादी भी कर सकती है। अपने पति के साथ शादीशुदा शारीरिक रिश्ता भी बनाने में सक्षम है, लेकिन मां नहीं बन सकती। मैंने राधिका के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए, जो मेरी राधिका की सारी सच्चाई को स्वीकार करके उसे अपनी पत्नी बनाए। दोस्तों, फिर उसे एक रिश्ता मिल ही गया। सुमित नाम का एक लड़का, जिसकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था और उसकी एक 3 महीने की बच्ची थी, वो राधिका से शादी करने के लिए तैयार हो गया। मैंने सुमित को सच्चाई बताई, लेकिन उसे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसे अपनी बच्ची के लिए एक ऐसी माँ की जरूरत थी जो हमेशा उसकी बच्ची को सगी माँ का प्यार दे। उसके बाद मैंने खुशी खुशी राधिका की शादी कर दी। मुझे डर था कि राधिका शादीशुदा जिंदगी कैसे निभा पाएगी, लेकिन धीरे धीरे वह उस घर में रच बस गई। सुमित भी उसे दिल से अपनी पत्नी मान चुका था। अब वे एक खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने सही समय पर सही फैसला लिया और अपनी बेटी की जिंदगी बचाई। मेरे पति भी मेरे इस फैसले का सम्मान करते हैं। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को बिना शर्त प्यार करें, उनकी भावनाओं को समझें और समाज के डर या बदनामी की चिंता किए बिना उनके साथ खड़े रहें, ताकि उसे कोई समाज में जलील ना कर सके। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।